घड़े या सोने के जग में रखे पानी में से घड़े का पानी ज्यादा शीतल होता है, यानी शीतलता पात्र के बाहरी आधार पर निर्भर नहीं है। इसी तरह प्रतिभा भी शरीर की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती। विद्वत्ता और महानता का संबंध शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पीएम स्वनिधि योजना ने अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल कर स्थापित किया मील का पत्थर। योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को किया गया कवर। भारत के दौरे पर आई डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति राफेल पेना रॉड्रिग्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलना तय। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर संसद के नए भवन के वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को जाना। केंद्र ने त्रिपुरा स्थित संगठनों NLFT, ATTF को किया गैर कानूनी घोषित। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार NLFT और ATTF सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पाल रही थी त्रिपुरा को भारत से अलग करने के मंसूबे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत के साथ संबंधों पर बड़ा बयान। कहा, उन्हें भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीद। कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में जाहिर की मंशा। और एशियाई खेलों में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 10वें दिन महिला एथलीटों ने देश को दिलाए 2 स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला एथलीटों के प्रदर्शन को बताया प्रेरणादायक। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को कवर किया गया है। पीएम स्वनिधि ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को कवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में एक पहल है, जिसने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को अपना समर्थन प्रदान करके एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। स्ट्रीट वेंडरों ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक अभिन्न भूमिका निभाई है, जो शहरी निवासियों को आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना उन्हें औपचारिक आर्थिक दायरे में लाने और ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए नए रास्ते पेश करने में सहायक रही है। 3 अक्टूबर तेलंगाना के निजामाबाद के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद के विकास के लिए बेहद अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात निजामाबाद को दी है। जब विकास के पैमाने नापे जाते हैं तो उसमें रेल नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी, बिजली की शक्ति और स्वास्थ्य को हमेशा तरजीह दी जाती है। इस लिहाज से तेलंगाना के निजामाबाद के लिए 3 अक्टूबर का दिन खास रहा। विकास के नवपथ पर निजामाबाद को पहुंचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक शहर निजामाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। तेलंगाना के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ने मनोहराबाद और सिद्दिपेट को जोड़ने वाली नई लाइन और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर, कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना समेत रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की
पहली 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की। पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। किसी भी परियोजना को सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब वो तय समय पर पूरी हो। इस लिहाज से अब परियोजना अपने तय समय पर पूरी हो रही है। अब विकास कार्यों के लिए डेडलाइन सेट की जाती है और तय समय पर उसे पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च 6 गुना अधिक किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जगदलपुर के नगरनार में नए इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन होगा। संयंत्र और उसके सहायक उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आगे भी वो इस गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रखेल पेना भारत के दौरे पर हैं। आज वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रखेल पेना रॉड्रिग्स ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान भारत और डोमिनिकन के बीच निरंतर आदान प्रदान और संपर्क से आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति हुई। भारत यात्रा पर आई डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रखेल पेना का देश के नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया। भारत और डोमिनिकन गणराज्य दोनों देशों के संबंधों को 25 ऐतिहासिक वर्ष
पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हुई मुलाकात और बैठक के दौरान लोकसभा स्पीकर ने डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति को नए संसद भवन के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि लोकतंत्र का ये मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है और नए संसद भवन में भारत की सांस्कृतिक विविधता परिलक्षित होती है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल वायुसेना दिवस की थीम IAF सीमाओं से परे वायु शक्ति है। इस साल का एयर डिस्प्ले गाजियाबाद के हिंडन की बजाय यूपी के प्रयागराज में होगा। भारतीय वायुसेना संगम क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगी। इस दौरान 10 अलग अलग बेस से 120 विमान एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम को देखने करीब 20,000 स्कूली बच्चे पहुंचेंगे। वायुसेना का एयर शो 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे से शुरू होगा। एयर शो में प्रसिद्ध MiG-21 का आखिरी प्रदर्शन होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को बताया कि स्वदेश में विकसित तेजस मार्क 1A विमान 2025 से MiG-21 की जगह लेंगे। करीब 1,15,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने का अनुबंध जल्द ही पूरा किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 3 MiG-21 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें कुल 50 विमान हैं। इन्हें अगले साल तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। MiG-21 को 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। 2023 भौतिकी पुरस्कार विजेता पियरे एगोस्टिनी लगातार लाइट पल्स की एक सीरीज का उत्पादन और जांच करने में सफल रहे, जिसमें प्रत्येक पल्स केवल 250 एटोसेकंड तक चला। उसी समय उनके 2023 के सह पुरस्कार विजेता फेरेंक क्रोन्स एक अन्य प्रकार के प्रयोग के साथ काम कर रहे थे, जिसने 650 एटोसेकंड तक चलने वाले सिंगल लाइट पल्स को अलग करना संभव बना दिया। इस वर्ष की भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एल हुइलियर ने पाया कि जब उन्होंने एक नोबेल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश प्रसारित किया तो प्रकाश के कई अलग अलग स्वर उत्पन्न हुए। केंद्र ने मंगलवार को त्रिपुरा स्थित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी गुटों और विंगों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि NLFT और ATTF का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ गठबंधन में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई घोषणा बुधवार 3 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है और ये 5 साल की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसमें इन संगठनों से जुड़े सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों को शामिल किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय नीति समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट पर विचार किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रिजर्व बैंक ने मई 2002 में नीतिगत दर बढ़ाना शुरू किया था। इस साल फरवरी में इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। पिछली 3 बैठकों में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अक्टूबर को किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने पिछले महीने की गई अपनी भारत यात्रा को बेहद सफल भी बताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने ये बात मैनचेस्टर में चल रहे कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन के मौके पर
प्रवासी समूह कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया द्वारा एक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कही। ब्रिटिश भारतीय नेता ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी सफल पहली यात्रा का जिक्र भी किया। पिछले महीने भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सम्मिलित होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी की गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कल से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। 1992 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वर्ल्ड कप खेला था। आखिरी बार वो 2011 में वर्ल्ड कप में नजर आए थे। तब भारतीय टीम ने दूसरी बार खिताब जीता था। सचिन तेंदुलकर गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। और अब बात एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में महिला एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की है और उनकी जीत को देश के लिए नई प्रेरणा बताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एशियाई खेलों में भारत की महिला एथलीटों ने प्रेरक प्रदर्शन किया है। महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने पर पारुल चौधरी को हार्दिक बधाई। वो महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में रजत जीतकर अपना दूसरा पदक लेकर आई। अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतकर देश का विशेष गौरव बढ़ाया। हांगझोउ एशियाई खेलों में अब की बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल का कमाल का प्रदर्शन जारी है। एशियाई खेलों में भारत 15 स्वर्ण सहित 69 पदकों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। सोमवार 3 अक्टूबर को एशियाई खेलों के 10वें दिन भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में कुल 9 मेडल जीते। कल 10वें दिन भारत 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 2018 एशियन गेम्स में अपने रिकॉर्ड 70 पदक से सिर्फ 1 मेडल पीछे रह गया। स्क्वैश और बॉक्सिंग में पदक पक्के होने के साथ भारत हांगझोउ में एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। मंगलवार को भारतीय एथलीटों ने एथलेटिक्स मेडल टैली में कई पदक जोड़े। भारत की अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सीजन का सर्वश्रेष्ठ 62.92 मीटर लंबा थ्रो फेंका, जबकि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। दोनों ही एथलीटों ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने अपने पहले एशियन गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुषों के डेकाथलॉन में रजत पदक जीता। इस बीच मोहम्मद अफजल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रवीण चित्रवेल ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल को 92 किलोग्राम सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम की मौजूदगी वाली भारतीय पुरुष कैनोई डबल 1000 मीटर टीम ने भी कांस्य पदक जीत लिया है। आपको बता दें कि 29 वर्षों में ये भारत का पहला कैनोई पदक था। आइए अब एक वीडियो के जरिए देखते हैं 10वें दिन भारत का प्रदर्शन।
भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारत अब P20 का आयोजन करने जा रहा है। ये P20 का 9वां शिखर सम्मेलन है जो 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता जिस देश के पास होती है वही देश उस वर्ष P20 का आयोजन करता है। भारत में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें 60 शहरों में आयोजित की गईं। कर्नाटक में इस दौरान क्या खास रहा, आइए जानते हैं। India is an incredible country in terms of manufacturing, in terms of digital health, in terms of technology, and a lot of lessons from India. हम आपको दिखा रहे थे कि केरल में G20 की बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहा। आइए अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 4 अक्टूबर साल 1977 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा के मान को बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को तब संबोधित किया जब वे विदेश मंत्री थे। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी भाषा का परचम लहराया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 अक्टूबर साल 1931 को इटली के फ्लोरेंस में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा हुई। सबसे पहले विश्व पशु दिवस मनाने का सुझाव जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन ने दिया। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में प्रथम विश्व पशु दिवस का आयोजन किया। जिमरमैन ने विश्व पशु दिवस के प्रचार प्रसार पर अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1931 से इसे वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना है ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस दिवस के उद्देश्य में विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना भी है। 4 अक्टूबर साल 1884 को रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बता चुके हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस योजना की सफलता से जुड़ा हुआ एक वीडियो। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ और 10 बजे होगी आपकी मुलाकात मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। आज तक कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते, ठेला चलाते। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। कोरोना संकट के दौर में स्ट्रीट वेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसे लाखों लोगों की जीविका को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक का लोन लेकर अपना व्यापार नए सिरे से शुरू कर सकता है। पहले कर्ज के भुगतान पर वो दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन ले सकता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 40% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं।
स्ट्रीट वेंडर नगर निकाय कार्यालय या पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी अथवा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। लोन की राशि समय से लौटाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपए तक का प्रति माह कैशबैक दिया जाता है। लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन हैं, अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाइए। ये योजना सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना का उद्देश्य उनके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के परिवार को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें बीमा, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, श्रम कल्याण और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जोड़ा जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने लाखों रेहड़ी पटरी वालों को न केवल पहचान दिलाई है, बल्कि उनके लिए विकास का एक नया दौर शुरू किया है।